बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जमशेद दस्ती की नाअहली हमारे सियासी निज़ाम की शर्मनाक तरीन ख़बर है। इससे ज़्यादा सियासत में शर्म का कोई मुकाम नहीं हो सकता जो इस ख़बर के नतीजे में सामने आया है। और क्या इमरान खान ने जेल में ख़ुदकुशी करने की धमकी दी है, इस पर हम बात करेंगे। और कल अलीमा खानम ने एक शो किया अडियाला के बाहर, कितने लोग थे और कितना झूठ था, ये एक दिलचस्प और मज़ाहिया पहलू है। और इसके अलावा पीटीआई के लोगों ने एक दूसरे की इज़्ज़त सरेआम उछालना शुरू कर दी है। और सलमान अकरम राजा ने तो हद ही कर दी। पब्लिक में टीवी कैमरों के सामने उसने आलिया हमज़ा की ऐसी बेइज्जती की कि कोई इज़्ज़तदार खातून होती तो शर्म से डूबकर मर जाती या पार्टी से इस्तीफ़ा दे देती। लेकिन पीटीआई का मसला ही ये है कि इसमें इज़्ज़त के एहसास और हर किस्म की अखलाकी कदरों से बेनियाज लोग ही शामिल होते हैं। और पीटीआई ऐसे लोगों को मजबूर है। आप किसी पर हाथ लगाकर, उंगली लगाकर पूछ लें तो वही पंजाबी का मुहावरा सामने आता है कि जड़ा पन्नो ओह ही लाल है। तो मेरे ख्याल में आगाज़ इसी से कर लेते हैं। सलमान अकरम राजा ने आलिया हमज़ा को पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो टीवी चैनल और सोशल मीडिया के चैनल जिनके ज़रिए फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के एक एक आदमी ने देख ली होगी, जो भी सोशल मीडिया पर बैठा होता है या जो जिसे सियासत से दिलचस्पी है। देखेंगे फिर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तालीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर ये अंदर बैठ के मामला नहीं थे, क्यों ट्वीट की किसी ने? फिर क्या वजह थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा कि बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। आप लोगों ने उनसे राब्ता किया? उनको कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। आप कह रहे हैं अली हमजा माफी मांगे? जो भी होगा वो देखा जाएगा, ये अंदरूनी मामला है। ये सर इससे तो लगता है कि अली हमजा को फारिग किया जा रहा है। नहीं, कोई फारिग नहीं किया जा रहा। वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है, पंजाब में उन्होंने तहरीक चलानी है, उनका ये काम है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। अच्छा सर ये बता दें, मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे जो जाएगा, इस पे भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ना जाती है तो बहुत बेहतर था। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ना जाती है तो बेहतर होता। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। अच्छा पैसे की वजह से टिकट बिल्कुल नहीं देगी। तो आप 90 दिन की बात के हवाले रद्द करता हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत तहरीक चलाएंगे। एक तो सख्त तरीन अल्फाज, नामुनासिब और अपने बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाले अल्फाज, फिर लहजा ऐसे जैसे कोई थानेदार किसी चोर को डांट रहा हो चोरी मनवाने के लिए। खबरदार आइंदा जो हरकत क्या थी? आलिया हमज़ा को वो गंडापुर का जो इजलास था फार्म हाउस में हुआ सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में, तो उसमें आलिया हमज़ा को नहीं बुलाया गया और इस पर आलिया हमज़ा ने एहतजाज किया। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि किसी भी ऐसे आदमी को जो पार्लिमानी रुकन ना हो उसे हमने नहीं बुलाया, तो फिर ये ट्वीट करने की क्या ज़रूरत थी जिसमें उसने कहा कि मुझे तो दावतनामा ही नहीं दिया गया, मुझे तो बुलाया नहीं गया। रूटीन की बात थी या नहीं थी, इससे क़त्ए नज़र सलमान अकरम राजा ने जो किया और इससे पहले गंडापुर ने जो किया आलिया हमज़ा के साथ, तो क्या आलिया हमज़ा की जगह एक मामूली धेले की एहसास से इज़्ज़त रखने वाली खातून इसकी जगह होती तो क्या वो पार्टी में रहती? नहीं रहती। लेकिन आप ये ख़ुद सुनिए, ये 2 मिनट का क्लिप है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या लहजा था और क्या अल्फाज थे। और ये लड़ाई तो अब फैलती जा रही है। वो एक न्याज़ी ख़ानदान के एक जय्यद बड़ा ज़लील क़दर किस्म का भगोड़ा है, अहमद ख़ान न्याज़ी। उसने गंडापुर पर चढ़ाई की एक पख्तूनख्वा के किसी शहर में छोटी सी जलसी से खिताब कर रहा था। बस बहुत हो गया, 2 साल हो गए हमारे कैद को रिहा अपने गिरफ़्तार हुए, कोई कुछ नहीं कर रहा और गंडापुर ने तो नाक कटवा दी। तो जनाब फिर जो गंडापुर की तरफ से जवाब आया है उसमें कहा है कि तुम तो भगोड़े हो, तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि पंजाब जा सको या मियाँ वाली जा सको, केपी में छुपे हुए हो, तुम तो भगोड़े हो। बखैर भगोड़े वाली बात तो एक इजाफी बात है, इसलिए कि ये न्याज़ी ख़ानदान है ही भगोड़ों का और चोरों का ख़ानदान। वो जनरल न्याज़ी भगोड़ा था। इसका इमरान खान ख़ुद
जिस तरह पुलिस से बचने के लिए भागता था, दौड़ता था, दीवारें फांद कर निकल जाता था, वो भी आपने मंजर देखा होगा। वो तो उसे फिर चिमटी की मदद से पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया, वरना ये कहाँ पुलिस में गिरफ्तारी देने के लिए तैयार होता। और फिर इसके वो चचाजाद, मामूजाद, वो बरकी शर्की, कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त अमेरिका में भगोड़े हैं, पाकिस्तान में नहीं आ रहे, जहाँ हालांकि जब ये इमरान खान जब वज़ीर आज़म था तो पुख्तूनख्वा सूबे में इस बरकी ख़ानदान ने सेहत के शोबे में अरबों रुपए की करप्शन की, अरबों रुपए की करप्शन की। और जब पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई तो सबसे पहले अमेरिका भागने वालों में यही बरकी शर्की थे। सारे भाग गए, वहाँ अमेरिका बैठे हुए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिन रात बकवास करने में लगे रहते। इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैदान में आकर हुकूमत को ललकारें या रियासत को ललकारें, और ये इसी को मर्दानगी समझते हैं कि भाग जाओ, यही मर्दानगी है। न्याजी ख़ानदान की ये रवायत है, और न्याजी ख़ानदान से मुराद इमरान न्याजी का ख़ानदान है, न्याजी कबीला नहीं। इमरान न्याजी के जितने रिश्तेदार हैं इनका DNA का मसला यही है कि ये चोर भी हैं, ये करप्ट भी हैं, ये बेगैरत भी हैं, ये झूठे भी हैं, कज़्ज़ाब भी हैं, फ्राडिये भी हैं, धोखेबाज भी हैं, ठग भी हैं। अखलाकी तौर पर इन सब का दिवालिया निकला हुआ है। इनके अंदर इंसानियत की कोई कदर बाकी ही नहीं है। ये ऐसा ख़ानदान है, और एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक आप अलीमा माई को देख लें, कितना झूठ बोलती है। मुलाकात इसकी दूसरी बहनें करती हैं और वो बहनें आकर बताती हैं कि इमरान ने ये कहा, और फिर जो उसमें अपनी तरफ से कुछ जड़ के ये जो इसके इमरान खान के बेटों का, अपने भतीजों का, सलमान का जो इसने ड्रामा किया, वो सारे का सारा झूठ था। असल में तो इसने कहा था कि आप पाकिस्तान आकर अपने अब्बू से मिल जाएं, हमारी ज़रा वाह वाह हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने कोई यकीन दहानी नहीं कराई, इनकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया। लेकिन इसने खबर चलवा दी कि दोनों बेटे तहरीक की क़यादत करने के लिए आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, सारा झूठ। तो ये झूठों का ख़ानदान है, चोरों का ख़ानदान है। अच्छा खैर, अब हलीमा बीबी ने फिर एक वो ड्रामा किया कि कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा, और फिर पार्टी की क़यादत तो अमलन इसने संभाल ही ली है, और गंडापुर का कैंप अलग है, बुशरा बीबी का कैंप अलग है। और मज़े की बात है कि ये अलीमा खान भी, ये जो लाहौर वाली खातून है, क्या नाम है, आलिया हमज़ा, अलीमा खान भी इसके ख़िलाफ़ है। हालांकि आलिया हमज़ा को इमरान खान ने मुकर्रर किया है। अब आप पार्टी की हैत तरक़ीब भी देखें कि आलिया हमज़ा को इमरान खान ने पंजाब का जो भी लगाया, कन्वीनर लगाया या सदर लगाया, जो एक ज़िम्मेदारी दी, और इसके ओहदे को न सलमान अकरम राजा तस्लीम कर रहा है, न अलीमा खान तस्लीम कर रही है, न गंडापुर तस्लीम कर रहा है। तो फिर ये किस मुँह से इमरान खान को अपना लीडर कहते हैं। तो खैर, अलीमा खान ने अपने पार्टी के लोगों के साथ मिलकर कुछ अरकान असम्बली से कहा, कुछ इधर उधर, कि भी एक बड़ा शो अडियाला के बाहर कर लिया जाए। तो तकरीबन 60 या 70 लोग इन्होंने जमा किए, जिनमें कुछ 5-6 औरतें भी थी। 60-70 से ज़्यादा लोग नहीं थे। तो वो अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे हुए, इमरान खान के लिए नारे लगाया, जेल का ताला तोड़ने की बातें की, इस तरह के जो भी नारे वो सियासी होते हैं। 60-70 आदमी से ज़्यादा नहीं थे। तो अलीमा खानम जिस यूट्यूबर व्लॉगर को साथ लेकर गई थी कि इसकी तुमने बराह रास्त कवरेज करनी है, वो बता रहा था कि अवाम निकल आए हैं और सड़कों पर ताहद्दे नज़र लोग हैं। ताहद्दे नज़र का मतलब पता नहीं इसने क्या समझा। ताहद्दे नज़र लोग हैं, 70, 80, 60 जितने भी लोग थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो वो 60-70 लोग ताहद्दे नज़र फैले हुए थे। और सिर्फ वही ताहद्दे नज़र नहीं फैले हुए थे, बल्कि ये भी उसने बताया कि ये ताहद्दे नज़र तो यहाँ पर है, वो जो इसका अगला सिरा है वहाँ पर इससे कई हज़ार गुना ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद हैं। कई हज़ार गुना। अगर हम 70 की फिगर, अपनी फिगर को दुरुस्त मान लें, कई हज़ार गुना का मतलब ये है कि आगे चलकर 70,000 का मजमा था। और अगर ये इस मजमे को इनके बकौल 1,000 का मान ले तो फिर तो ये लाखों का मजमा हो गया। वहाँ लाखों का मजमा एक सिरे पर था और दूसरे सिरे पर ताहद्दे नज़र था। तो ये झूठ, और PTI का जो ऑडियंस है वो इन बातों पर एतबार कर लेता है। 4 आदमी खड़े होंगे और यूट्यूबर इनको बतला रहा होगा कि ये 4 नहीं है, ये 4,000 हैं, तो वो जो इनके सुनने वाले हैं वो मान लेते हैं कि ये 4,000 ही हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में जो पिक्चर आ रही है उसमें कोई गड़बड़ हो गई है, यूट्यूब का कोई सिस्टम मेरे मोबाइल में ख़राब है, तो वो बाकी जो 9,000
996 लोग हैं वो मुझे नज़र नहीं आ रहे, मुझे सिर्फ 4 नज़र आ रहे हैं। तो ये इनकी कैफियत है। और इसी झूठ को लेकर फिर कल यूट्यूबर्स ने, PTI के सोशल मीडिया ने ये मुहिम चलाई कि पब्लिक जाग उठा है पाकिस्तान, अवाम अलीमा खानम की कॉल पर निकल आए और अडियाला के बाहर बेमिसाल हजूम 70-60 अफराद का। चलिए 100 कर लें आप, बहुत ज़्यादा इनको फेवर दे दें, 100 की रियायत कर दें तो 100 आदमी। और ये जनाब फ़कीदुल मिसाल पब्लिक निकल आई, अवाम का सुनामी उमड़ आया। अभी सुनामी उमड़ आया है तो वो तो एक जुम्बश करेगा तो अडियाला जेल की ताले क्या दीवारें टूट जाएंगी। तो करते ना हिम्मत, फिर वो ताले तोड़ा लेते। अच्छा खैर, ये जमशेद दस्ती की खबर में मैं आखिर में आऊँगा। पहले मैं ये बता दूं कि इमरान खान ने क्या ख़ुदकुशी की धमकी दी है। अपनी बहनों के ज़रिए उसने ये कहा है कि ये सब दुनिया को बता दो कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका ज़िम्मेदार जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर होगा। मुझे कुछ हुआ यानी मैं मरा गया तो ज़िम्मेदार ये होगा। अच्छा, अब कैदी किन हालात में कहता है कि वो मरने वाला है? जब उसकी हालत बुरी हो, वो भूख हड़ताल पर हो, या उसे खाना सही ना दिया जा रहा हो, वो बीमार हो, उसका इलाज ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में ये ख़तरा पैदा हो जाता है कि कहीं कैदी मर ही ना जाए। ये माजी में हुआ है, कई लोगों ने भूख हड़ताल की और जब देखा कि इनकी हालत नाजुक है, डॉक्टरों ने कहा कि ये मज़ीद 24 घंटे भूखा रहा तो मर जाएगा, या मज़ीद 24 घंटे इसका इलाज ना करवाया गया किसी बड़े हस्पताल से तो तब भी इसकी मौत का ख़तरा है, तो फिर वो हुकूमत मुदाखलत करती है और कैदी को बचा लेती है। इमरान खान के साथ क्या मसला है? अलीमा खानम के झूठ पर मत जाइए। वो तो कहती है कि अखबार बंद, TV बंद, बिजली बंद, हर चीज़ बंद। ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये बाहर आकर शोर मचाते हैं, मज़लूमियत का कार्ड खेलते हैं, इमरान के लिए हमदर्दी जगाने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि इनकी ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और आज तक कोई अवामी हमदर्दी इमरान खान के लिए पैदा नहीं हुई। अडियाला जेल की इंतज़ामिया ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें सारी तफसील बताई गई है कि इमरान खान के हालात क्या हैं। मोटे मोटे निकाज ये है कि 7 कमरे इसके पास हैं और एक सेहन है। 8 चीज़ें इसके पास हैं, 8 यूनिट जेल के इसके पास हैं। कुदक्कड़े लगाता फिरता है, 2-2 घंटे उसमें वाक करता है। ज़ाहिर है काम करने के कुछ है नहीं, पढ़ने की ये काबिल है नहीं, कोई किताब ये पढ़ नहीं सकता और फिर घूमना ही और क्या करना है, ये साइकिल चलाना, ये घूमना है। खाना इसको 3 वक्त इसकी मर्ज़ी का मिलता है। जो ये आर्डर करता है कि दोपहर को मैंने ये खाना है, वो खाना बनता है, रात को ये खाना है, वो बनता है, नाश्ते में ये चाहिए, वो बनता है। और 3 वक्त के खाने के अलावा वो जो एक बीमारी होती है ना कुछ लोगों को, हर वक्त मुंह में कुछ न कुछ ठोंसने की, वो उस बीमारी का बंदोबस्त भी है। काजू बादाम पिस्ते, गर्मी हो सर्दी हो, इसने वो ठूंगने ही ठूंगने हैं। और डॉक्टरों का एक पैनल है जो इसका मुआयना करता रहता है और डॉक्टरों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये है कि इसकी जुमला वाइटल आर्गन यानी अज़ाए रईसा जो होते हैं, अज़ाए रईसा दिल है, जिगर है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, यानी ये वो अज़ा हैं जिनमें से अगर कोई उज़्व ख़राब हो जाए और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर कहा जाता है कि भी इस आदमी की ज़िंदगी ख़तरे में है। डॉक्टरों ने कहा है कि इसके तमाम वाइटल आर्गन्स जितने हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल के मुताबिक काम कर रहे हैं। तशवीश, फिक्र, परेशानी की कोई बात नहीं है। हर लिहाज से इसकी सेहत ठीक है। अखबार इसको मिल रहे हैं, TV इसका चल रहा है, बिजली इसकी बंद नहीं होती, पानी, ठंडा पानी, ठंडी हवा, कूलर, यानी हर किस्म का सेहत अफ़ज़ा माहौल इसे जेल में मुयस्सर है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का बल्कि बर्रे सग़ीर पाकिस्तान और इंडिया की तारीख़ का पहला कैदी है जिसे 7 सेलों पर मुश्तमिल एक कम्प्लेक्स दिया गया है कि इसमें रहो और मज़े करो। ये वैसे क्या कानून है पाकिस्तान में? इमरान खान ही क्या कहा करता है ना कि 1 मुल्क 2 कानून, तो ये बात सच है कि वाक़तन 1 मुल्क 2 कानून। मुझे ये पूछना है कि जेल में चोरी चकारी डकैती के इतने मुजरिम मौजूद हैं, क्या उन सब को 7-7 सेल दिए गए हैं? तो फिर इस चोर में, इस डकैत में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि इसको 7 सेल दिए गए हैं? मर्ज़ी के डॉक्टर दिए गए हैं, मर्ज़ी के बावर्ची दिए गए हैं, मर्ज़ी के मालशिए दिए गए हैं। इन हालात में इसकी ज़िंदगी मौत के बारे में कोई तबसरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एक मामूल की प्रैक्टिस है उसके हिसाब से हम अगर बात करें तो हम
یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بالکل تندرست ہے، اس کی موت کا خطرہ نہیں ہے، حالانکہ تندرست آدمی بھی 1 منٹ میں مر جاتا ہے، لیکن بیمار آدمی ہو نا تو اس کے بارے میں یہ پریڈکشن اگر کوئی کر دے کہ یار یہ تو اس کی حالت تو بہت خراب ہے، بچنا مشکل ہے، تو اس سے گناہ تصور نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کہا جاتا کہ تم زندگی موت کا فیصلہ کیوں کر رہے ہو۔ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ مریض نہیں بچے گا، صاف بتا دیتے ہیں کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ یہ نہیں بچے گا، یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ تکلیف 2 4 5 دن میں بیماری ختم ہو جائے گی، دونوں صورتوں میں وہ بتا دیتے ہیں۔ تو عمران خان کی حالت بظاہر تو ایسی بالکل نہیں ہے کہ اسے زندگی کو کوئی خطرہ ہو، یعنی بیماری کے نتیجے میں یا تکلیف کے نتیجے میں یا اچھی روٹی کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، ایسی کسی وجہ سے اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا، یعنی میں مر گیا تو ذمہ دار حافظ عاصم منیر ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے دماغ اعصاب پر فرق پڑا ہے۔ ڈاکٹروں نے وائٹل آرگنز کا تو بتایا، لیکن اس کا جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کے بارے میں تو نہیں بتایا۔ اس کی نفسیاتی کیفیت اچھی نہیں ہے، بڑبڑاتا ہے اکیلا کمرے میں، یہ رپورٹیں پہلے بھی آتی رہی ہیں، اب بھی آ رہی ہیں کہ اکیلا بیٹھے بیٹھے بڑبڑانے لگتا ہے، اور دیوار کی طرح منہ کر کے باقاعدہ کبھی کبھی تقریر جھاڑ دیتا ہے، دیوار کو مخاطب کر کے تقریر جھاڑ دیتا ہے۔ یہ دماغ کے نارمل ہونے کی علامت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں میں جو پوری زندگی عیاشی میں مبتلا رہے ہوں اور یعنی ایک شاہی زندگی گزارتے رہے ہوں، ان کو جیل میں جانا پڑ جائے تو ان کے لیے اعصابی، دماغی، ذہنی مسائل بہت شدید ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی کتنا بھی ایتھلیٹ کیوں نہ ہو، دماغ کا ایتھلیٹ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک کمزور آدمی کا دماغ اگر صحیح ہے تو وہ خودکشی نہیں کر سکتا۔ ایک صحت مند اور طاقتور آدمی کا دماغ اگر پریشر لینے کے قابل نہیں ہے تو وہ خودکشی کر سکتا ہے۔ تو عمران خان کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ شاید وہ خودکشی کا سوچ رہا ہے، اور اسی لیے اس نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ذمہ دار حافظ عاصم منیر ہوگا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ کوئی نفسیاتی ڈاکٹر بھی بھیجیں، کوئی ایسی دوائیاں، ایسی میڈیسن اس کے استعمال میں آنی چاہیے، اس کو استعمال کرائی جائیں جن سے دماغی، اعصابی، ذہنی تناؤ کم ہو سکے، اور یہ جو ٹینڈنسی ہے سوسائڈ کی یہ پیدا نہ ہو، اگر پیدا ہو چکی ہے تو اس پر قابو پایا جا سکے۔ ناظرین، جمشید دستی کی ڈگریاں جعلی ثابت ہو گئی ہیں، اس لیے اسپیکر نے اس کا جو نااہلی کا ریفرنس بھیجا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے الیکشن کمیشنر نے اس کو نااہل قرار دے دیا، ڈی سیٹ کر دیا ہے، اب اس کی سیٹ پر الیکشن ہوگا۔ میں نے اسے شرمناک ترین خبر کیوں کہا، وہ اس لیے کہ 2007 میں اس کی جعلی ڈگری پکڑی گئی تھی اور آج ہے 25، یعنی کہ 20 سال سے یہ ایک نااہل شخص جعلی ڈگری والا اسمبلیوں میں موجود رہا، تو کیوں رہا؟ اور یہ اتنا بڑا فراڈ ہے کہ اس نے پہلے کہا کہ میں نے درس نظامی کر رکھا ہے۔ درس نظامی کا پتہ نہیں اس کو کس نے نام بتا دیا۔ درس نظامی کرنے والا اچھا خاصا مولوی ہوتا ہے، اور اس کو جب پوچھا گیا کہ قرآن کی کسی سورت کا نام بتاؤ تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ یہ سورت کیا ہوتی ہے۔ صورت اس نے سمجھا صورت تصویر کو کہتے ہیں، چہرے کی شکل کو تصویر کہتے ہیں، تو قرآن کی صورت کیا ہوگی، قرآن کی شکل کیا ہوگی؟ یہ اس شخص نے، اس کو کہا گیا کہ پہلا کلمہ سناؤ، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کلمہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس وقت کے چیف جسٹس نے اسے نااہل کر دیا، اس طرح کہ بھئی کہا کہ استعفیٰ دے دو، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن یہ پھر آ گیا اگلے الیکشن میں اور کہا کہ میں نے بہاولپور یونیورسٹی سے BA کر لیا ہے۔ پہلے اس نے درس نظامی کیا اور اب BA بھی کر لیا۔ تو جب بہاولپور یونیورسٹی سے تصدیق کرائی گئی تو پتہ چلا کہ اس نام کا طالب علم اس یونیورسٹی میں کبھی تھا ہی نہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج والا معاملہ، اور یہ ڈگریاں جعلی ہیں۔ اس نے تو میٹرک کا امتحان بھی نہیں دیا۔ میٹرک کا امتحان کیسے دے گا؟ وہ تو پہلی جماعت اس نے پاس نہیں کی ہے، وہ تو اخبار نہیں پڑھ سکتا۔ تو فراڈیا 1 نمبر کا ہے، پورے علاقے میں مشہور ہے، تیل چوری کرتا ہے ٹرکوں سے، گھروں سے سامان اٹھا کر لے جاتا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا وارداتیں اس نے کی ہے، اور کئی غیر اخلاقی دھندے بھی اس سے منسوب ہے، ہر طرح کی وارداتیں کی ہے۔ تو پھر وہ اس کی ڈگریاں ریجیکٹ کر دی گئی، تو پھر اس نے کہا، پھر یہ کراچی یونیورسٹی کی ڈگریاں بنوا کر لے آیا کہ میں نے بہاولپور یونیورسٹی سے نہیں، کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے،
تو کراچی یونیورسٹی والوں سے تصدیق کی گئی تو انہوں نے بھی بتا دیا کہ اس نام کا کوئی آدمی یہاں نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے، اور بالکل سارے کا سارا جعلی ہے۔ تو 18-20 سال سے یہ فراڈ کرتا آ رہا ہے، اور یہ قومی اسمبلی میں پچھلی مرتبہ پھر پہنچ گیا۔ یہ شرمناک ترین واقعہ ہے اس ملک کا کہ اس ملک میں جعلی ڈگری کی بنیاد پر آپ ایم این اے بن سکتے ہیں، آپ جج بن سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بن سکتے ہیں۔ اس ملک میں کوئی نظام ہے؟ کیا بھارت میں کوئی جعلی ڈگری کی بنیاد پر ایک مرتبہ بھی منتخب ہو سکتا ہے؟ یہاں 3 بار منتخب ہوتے ہیں۔ کیا بھارت میں جعلی ڈگری کی بنیاد پر کوئی اے سی بھی لگ سکتا ہے، مجسٹریٹ بھی لگ سکتا ہے؟ یہاں ہائی کورٹ کا جج لگا ہوا ہے۔ اور پھر کیا بھارت میں یہ ممکن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جعلی ڈگری والے جج کو بلانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ کا جج میدان میں آ جائے اور اپنی قانونی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اسٹے آرڈر جاری کر دے کہ اس کے خلاف کوئی تحقیق، کوئی کارروائی، کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی؟ کیا بھارت میں یہ ممکن ہے؟ یا بنگلہ دیش میں یہ ممکن ہے؟ کیا ترکی میں یہ ممکن ہے؟ ہمارے آس پڑوس کی تو یہی 3-4 ملک ہیں نا، جمہوری سری لنکا کا مثال لے لیں، کیا وہاں یہ ممکن ہے؟ نیپال میں بھی ملی جلی جمہوریت ہے، ملی جلی بادشاہت ہے، وہاں یہ ممکن ہے؟ کیا بھوٹان میں ایسا ممکن ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جعلی ڈگری پر 3 بار لوگ ایم این اے بن جاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بن جاتے ہیں، اور سسٹم ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا؟ اب وہ درتاج گل جو خود جعلی ڈگری والی خاتون ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم انصاف کے لیے ہائر کورٹس میں جائیں گے۔ اگر ہائی کورٹ میں اسی طرح کے جج بیٹھے ہوئے، جس طرح سندھ ہائی کورٹ کا وہ جج تھا جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جعل ساز جج کو تحفظ دیا تھا، پناہ دی تھی، بچایا تھا، تو یہ جمشید دستی کی ڈگری بھی بحال ہو جائے گی۔ اس ملک میں کچھ قانون سازی اور قانون سازی سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے جو سسٹم کو ٹھیک کرے۔ یہ کوئی سسٹم ہے کہ ایک فراڈیا، ایک ٹھگ، ایک بستہ الف کا بدماش، ایک گنڈا، ایک لفنگا، ایک لوفر، ایک شہدا جعلی ڈگری کی بنیاد پر قومی اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں تقریر میں گالیاں دیتا ہے؟ اور یہ وہی ہے نا جس نے عمر ایوب کو قومی اسمبلی کے اندر سجدہ کیا تھا، باقاعدہ سجدہ، کوہنیاں ٹیک کر، ماتھا زمین سے لگا کر، گھٹنے ٹیک کر پورا سجدہ کیا تھا جو نماز میں کیا جاتا ہے۔ یہ مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ کیا بھارت میں کوئی ہندو مذہب کی، حالانکہ وہ تو سیکولر ملک ہے، ہندو مذہب کی اس طرح بے حرمتی کر سکتا ہے جس طرح اس جمشید دستی نامی ابلیس زادے نے کی؟ لیکن جہاں ہوتا ہے اور کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کی ڈگری بحال ہو جانی، کسی نہ کسی جج نے کہہ دینا ہے کہ یہ تو ڈگری، اسی نے تو میرے سامنے کراچی یونیورسٹی سے بھی ایک لیا تھا، بلکہ یہ تو میرا ہم جماعت تھا، اس کی ڈگری بحال کر دے گا۔ یہ اس ملک کا حال ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔